हेलो दोस्तों, कैसे तो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक वही है आर्टिकल, लेकिन अब आर्टिकल कहाँ से शुरू करेंगे अपन? आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 11 तक, 11 तक आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 से 11। तो पहले आपको बता दिया था आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में बता दिया था, राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक है नागरिकता से संबंधित। सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता से संबंधित। क्या उद्देश्य है, क्या संविधान में इस चीज का मूल रूप है, वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, दो चीज याद रखनी है, सबको ही पता है, देश का बंटवारा या फिर आजादी। आजादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी। और दो, पाकिस्तान भी अलग हो गया था हमारे से और हम भी अलग, तो अपना देश दो भागों में बट गया था। आजादी 15 अगस्त 1947, भारत अलग पाकिस्तान अलग, ठीक है। और संविधान कब लागू हुआ? वैसे तो 26 जनवरी संविधान बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, 49 में। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये दो डेट है, सबको पता है संविधान कब लागू हुआ था, देश कब आजाद हुआ। अब उन डेटों का अपन प्रयोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं नागरिकता। देखिए, किसी भी देश में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। मतलब वहां पे जो निवास करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो जो उस देश के निवासी हैं उनको नागरिक बोलेंगे, और एक जो बाहर से हैं उनको बोलेंगे विदेशी। तो जो नागरिक हैं अपन उनकी बात करेंगे। देखो, किसी भी देश में नागरिक जो उस देश के हैं और एक विदेशी, अंतर क्या है? भारत के नागरिक को सभी सुविधाएं मिलेंगी जो भारत में उपलब्ध हैं, और विदेशी नागरिक को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि वो विदेशी है। अब ये देखेंगे कि भारत का नागरिक कौन है, विदेशी कौन है, या फिर जो व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है वो कैसे बने, या फिर यहाँ से जाके कभी दूसरे देश में जाके अपनी नागरिकता लेनी चाहे तो वो कैसे ले, और यहाँ से नागरिकता हटाए या फिर यहाँ पर भी बनी रहे। तो क्या मसला है, सब देखते हैं ये। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि देखिए, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 14 से और अनुच्छेद 35 तक है अपने मूल अधिकार। क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ठीक है। तो अपने 14 से 35 मूल अधिकार है। अपने को मूल अधिकार दे रखे हैं ताकि अपन अपनी जो मानसिकता है, फिर अपना इनका उपयोग करके अपन खुद को विकसित कर सकें या फिर सर्वांगीण विकास कर सकें अपना खुद का। तो ये अपने को मूल अधिकार दे रखे हैं। तो ये मूल अधिकार नागरिक और विदेशी, मैंने बताया था नागरिक है उसको जो अधिकार है भारत में वो सब दे रखे हैं। तो जब नागरिक है तो उसको सभी अधिकार, उसको सभी मौलिक अधिकार उपलब्ध करा रखे हैं। वे मौलिक अधिकार जो विदेशी को उपलब्ध नहीं करा रखी। मूल अधिकार हैं 14 से 35 तक, 14 से 35 तक मूल अधिकार हैं, वो भारतीय के सभी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन इनमें से कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो विदेशियों को कौन कौन सा अनुच्छेद प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 15 क्या है?
अगली क्लास में देखेंगे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ये मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और विदेशियों को क्या प्राप्त नहीं है? वोट देने का, वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, वोट दे के किसी आते हैं, मतलब जिसका चुनाव उसको दे के आते हैं, तो चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब और जो भी मतलब राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ईटीसी, इन पदों पर नई नियुक्ति, इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, ठीक है। ये हो गई बेसिक बात। अब एक बात और देखिए, ये मूल अधिकार हैं 15, 16, 17 नहीं सॉरी 15, 16, 19, 29, 30, ये मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी 14 से 35 हैं वो नागरिक मतलब भारत को तो प्राप्त हैं, बाकी विदेशी को 15, 16, 19 और 29, 30 ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। जो प्राप्त हैं, जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 14 और फिर सीधा यहां से 17 का भी प्राप्त नहीं है, ना ही 18 का प्राप्त है, 21 और 22 से लेके फिर 28, ठीक है। तो 21, 22 से लेके फिर 28 ये मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। 14 का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये मूल अधिकार विदेशियों को दिए गए हैं। ये हैं क्या, इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी एक बात और देखिए, भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि भारत में एकल नागरिकता देखिए, नागरिकता 2 प्रकार की होती है सामान्यतः सभी देशों में, या फिर एकल नागरिकता एंड दोहरी, सामान्यतः यही होती। भारत में इसका प्रावधान है। अब ये दोहरी कैसे होती है, मैंने बताया था अपन 2 देशों के संविधान की तुलना करेंगे, अमेरिका की और ब्रिटेन की। तो अमेरिका का जो संविधान है उसमें दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के संविधान में मैंने बताया था राज्यों का समूह है, मतलब स्टेट अलग हैं और क्या नाम सेंटर अलग है। तो इसकी नागरिकता अलग है और इसकी नागरिकता अलग है। सेंटर तो सब जगह एक ही है लेकिन स्टेट अलग अलग है। जैसे देखो ये है सेंटर, ये मान लो ये अमेरिका है तो ये तो सेंटर है, यहाँ पर ये राज्य है, ठीक है। टोटल 50 राज्य। तो इस राज्य की इस राज्य में जो व्यक्ति रह रहा है उसको एक नागरिकता या फिर पहचान पत्र या कुछ भी मान लो उसकी नागरिकता का जो दस्तावेज है, एक तो उसको इस राज्य का रखना होगा और एक उसको इस देश का रखना होगा। तो 2 नागरिकता होगी, यानी दोहरी नागरिकता। एक तो उसको अपने राज्य की रखनी होगी, चाहे वो इस राज्य का हो तो वो अपने राज्य की रखेगा, इस राज्य की हो तो अपने राज्य की रखेगा। एक सेंटर की, मतलब सेंटर की तो सबके पास है लेकिन अलग अलग राज्य की अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। बात करते हैं इंडिया की, भारत की। भारत में भैया पूरे देश की नागरिकता एक ही है। जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, आधार कार्ड, जन आधार या फिर पहचान पत्र, वो पूरे देश का एक ही है। ये भारत है, ये भारत के राज्य हैं, असम, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनकी कोई नागरिकता नहीं है, मतलब इनका कोई दस्तावेज नहीं है अलग से, एक ही नागरिकता पूरे देश में। आप कहाँ से आए हो भैया? हरियाणा से, दिखा दी, चलो। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। ऐसे नहीं, आपके पास एक होता है दस्तावेज पूरे देश का, तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
इसमें यूएसए में दोहरी नागरिकता और भारत में एकल नागरिकता। तो भारत में कौन सी है? एकल नागरिकता। प्लस पॉइंट, एकल नागरिकता, भारत का नागरिक केवल एक ही देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, या तो वो भारत की करे या फिर किसी अन्य देश की। तो एक व्यक्ति एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है, क्या तो भारत की कर लो या फिर भारत में किसी विदेश की कर लो। ठीक है, तो एक ही नागरिकता प्राप्त है, एकल नागरिकता हो गई। अनुच्छेद बता दिए कौन कौन से प्राप्त हैं, और ये बता दिया नागरिक कौन है, विदेशी कौन है। ठीक है, और अभी आते हैं अपन, ये तो बेसिक बात थी, अभी आते हैं आर्टिकल्स में कि कौन भारत का नागरिक है और कौन बन सकता है। देखिए, जो मतलब एक है किसी अपने मतलब किसी दूसरी देश से अपने देश में आए। ठीक है, तो किसी दूसरे देश से अपने देश में आए उसको बोलते हैं प्रवासी। क्या बोलते हैं? प्रवासी। मतलब दूसरे देश से अपने देश में आए उसको क्या बोलते हैं? प्रवासी। तो 9 जनवरी 1915 एम के गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो एक अभियान करने गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। तो उसी दिन को क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और कब से बनाया जाता है? 2003 से। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया। ठीक है, ये एक और इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं आर्टिकल की। वो क्या है ना कि इसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आर्टिकल के आने में। ये देखिए, आप बात करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत का मूल नागरिक कौन है। जैसे समझिए, भारत का मूल नागरिक, भारत का मूल नागरिक कौन है? देखते हैं। भारत का मूल नागरिक वो है जो भारत में जन्मा है। ठीक है, जिसके माता पिता भारत में जन्मे। ठीक है, भारत में जन्मा हो तो वो भारत का मूल नागरिक है ही। उसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो, या फिर मतलब माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और उनका बच्चा या बच्ची वो भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है, या तो फिर माता हो भारत की, या फिर पिता कोई दूसरे देश का हो, या फिर पिता हो तो माता किसी दूसरे देश की हो, तो उसका जो लड़का है, उनका जो बेटा या बेटी है, वो भारत का नागरिक है। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 ये मैंने बता दिया आपको कि भारत का मूल नागरिक कौन है? जो भारत में जन्मा है या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो, तो उनकी जो संतान है वो भारत का नागरिक कहलाएगी। या फिर एक प्रावधान और भी है,
संविधान लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का मूल नागरिक। इस संविधान के लागू होने से 5 साल पहले, ये नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ का है, कुछ नहीं। अगर संविधान लागू होने के 5 साल पहले वो भारत में रह रहा है, 5 वर्ष पूर्व अगर भारत में निवास कर रहा है, 5 वर्ष पहले, मतलब अपना संविधान बना था उससे 5 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा है, तो भारत का मूल नागरिक कहलाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 भारत के मूल नागरिक की परिभाषा देता है भैया। अब आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 6 ये कहता है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, अब भारत में पाकिस्तान में से तो अब भी आ सकते हैं, तो क्या वो भारत के नागरिक कहलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो मतलब पाकिस्तान से भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आए हैं, देखिए वह व्यक्ति जिसके माता या पिता या फिर दादा या दादी में से कोई अविभाज्य भारत यानी भारत का बंटवारा, यानी विभाज्य होने से पहले, तो भारत का बंटवारा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, यानी कि 14 अगस्त से लेकर इससे पहले कोई भी, मतलब इनके माता या पिता या दादा या दादी में से कोई यहाँ से है, तो वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948, अगर वह व्यक्ति जिसके माता या पिता या दादा या दादी में से कोई भी अविभाज्य भारत से पहले निवास करते हो, मतलब इससे पहले वहां पे निवास करते हो, या फिर देखिए 14 अगस्त से पहले इनके माता यहीं पे रह रही हो, पिता यहीं पे रह रही हो, दादा यहीं पे रह रही हो या दादी यहीं पे रह रही हो, इसके बाद में अगर ये पाकिस्तान में भी चले गए, माता पिता दादा या दादी पाकिस्तान में भी चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अविभाज्य भारत से पहले तो भारत में रह रहे थे ना, मतलब भारत का बंटवारा होने से पहले तो भारत में रह रहे थे ना, तो वह व्यक्ति 19 जुलाई, जो इनका बेटा है बेटी, इनका पोता या पोती, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, तो वह भारत का नागरिक कहला जाएगा। ठीक है। अब 19 जुलाई 1948 के बाद में भी कोई आया है, ये डेट फिक्स कर रखी है। देखिए आपको बताऊंगा आगे, ये डेट है 19 जुलाई 1948। इसके बाद में जो आया है ना, वो भी रह सकता है, लेकिन उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण कैसे होता है वो भी बता जाएगा, लेकिन उसको पंजीकरण करवाना होगा। और पंजीकरण तभी होगा तब वह 6 माह यानी महीने 6 महीने से भारत में रह रहा है। अगर उसको 6 महीने भारत में रहते हुए हो गए, 1948 के बाद में कोई आया है, अगर 6 महीने हो गए उसको भारत में रहते हुए, तो उसका पंजीकरण करवा के वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 5 भारत का मूल नागरिक।
और अनुच्छेद 6 पाक से भारत आया, यानी पाकिस्तान से भारत आया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 ये कहता है वह व्यक्ति या सदस्य भारत से पाकिस्तान गया, भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से फिर भारत आ गया, क्या है? भारत थे। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से पाक से भारत आया। लेकिन ये काम एक डेट दे रखी है, उस निश्चित डेट पे होना चाहिए। वो डेट है 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 की जो डेट है ना, उससे पहले कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया होगा भैया, क्योंकि उस टाइम पे अविभाज्य भारत नहीं था, भारत पूरा एक था। तो पाकिस्तान चला गया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत आजाद नहीं हुआ। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, मतलब विभाज्य हुआ था, तो पाकिस्तान चला गया। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में भारत आ गया, 1 मार्च 1947 के बाद में भारत आ गया, तो वह भारत का नागरिक कहला सकता है, लेकिन उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। वही पंजीकरण की वही शर्त है, 6 माह पहले भारत में रहना होगा। ठीक है, तो 6 माह पहले भारत में रहना होगा। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। ठीक है, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में क्या है? देखिए, आर्टिकल 8 में ये लिख रखा है कि वह व्यक्ति भारत का निवासी बन सकता है जो विदेश में रह रहा। मान लो जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है और वो विदेश में चला गया, तो ऐसा है नहीं कि वो भारत का नहीं कहलाएगा, वो भारत का ही कहलाएगा, लेकिन उसकी भी शर्त है, उसके माता पिता में से कोई, माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई भारत का निवासी हो। इसमें कोई डेट नहीं दे रखी। जैसे यहाँ से कोई विदेश चला गया काम करने, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि भारत का निवासी नहीं होगा। तो उनके लिए शर्त है कि जो भारत के बाहर जो निवासी काम कर रहे हैं, उनके लिए है कि माता पिता या दादा दादी भारत से बाहर काम कर रहे हैं, तो वो भारत का मूल नागरिक होगा। ठीक है, तो ये मूल नागरिक। ठीक है, तो इनका एक एग्जाम्पल है अपने, वो पाकिस्तान, पहले तो अविभाज्य भारत में, वो पाकिस्तान में रह रहे थे। ऋषि सुनक जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भारतीय हैं, ऋषि सुनक। तो उनके जो दादा दादी थे ना, अभी तो वो हाल ही में तो पाकिस्तान में है वो जगह, लेकिन अविभाज्य भारत से पहले वो वहीं पे रह रहे थे। तो आर्टिकल 6 काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग, या फिर स्वेच्छा से नहीं तो भारत की नागरिकता का त्याग, मतलब भारत की नागरिकता को खो देना। कि भाई ये नागरिकता कैसे खोते हैं, इसके भी एक तो देखिए स्वेच्छा से खोता है, और एक कानून के दायरे में। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति आया इंडिया
और उसने दस्तावेज बना लिए, पंजीकरण करवा लिया, फिर पता चला वो पंजीकरण नकली हैं, झूठे हैं, तो कानून के हिसाब से भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी और एक स्वेच्छा से वो अपनी नागरिकता त्याग सकता है। तो दो वजह से नागरिकता उसकी खोई जा सकती है, ठीक है। और तीसरी यही है भारत की नागरिकता का त्याग, अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में ये है कि नागरिकता को बनाए रखना, ये है, देखिए, नागरिकता को बनाए रखना। एक मिनट रुकना। और एक है आर्टिकल 11, 5 से 11। आर्टिकल 11 है कि संसद समय समय पर नागरिकता की, मतलब कानून मान लो या अधिनियम में संशोधन या फिर परिवर्तन करे, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल 9 में तो स्वेच्छा से त्याग हो गया, और आर्टिकल 10 नागरिकता को बनाए रखना, मतलब अपनी नागरिकता को बनाए रखना, ये काम है संसद का या देश का कि किस हिसाब से क्या दस्तावेज जारी करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। और संसद बताएंगे संसद क्या है, क्या काम करता है। तो अभी आप देख लो बस एक बार कि संसद एक निकाय है और वह समय समय पर इसको अधिकार है कि ये कानून बनाएगा। तो ये कानून बनाएगा कि नागरिकता बनी रहे अपने देश में, ठीक है। तो ये संसद समय समय पर नागरिकता बनाएगा, नागरिकता के लिए कानून बनाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम सबसे पहले यही आया था 1955। तो ये जो संशोधन किया है ना, सबसे पहले यही आया था 1955, ठीक है। तो ये संशोधन संसद के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद में बहुत से इसमें संशोधन हुए हैं। अभी हाल ही में तो 2019 में हुआ है, उससे पहले 2015 में हुआ, इससे पहले 2003 में हुआ, ठीक है। तो इससे ये संशोधन संसद करता परिस्थितियों के हिसाब से कि भाई किस हिसाब से परिस्थिति है, किस हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए क्या कानून बनाया जाए। तो इस संसद को दायित्व दिया गया है आर्टिकल 11 और 10, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हो गए आपके, और आगे के जो मूल अधिकार हैं वो करेंगे अपन आगे। वो थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो शायद 2 क्लास हो सकती हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।